हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी और वहाँ पे इक्वेशन डिराइव की थी कि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो एक एक्सप्रेशन हमारी थी v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए पी नॉट बाई पी इंटू टी नॉट बाई टी। ये जब एक जनरल इक्वेशन थी, कौन सी, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। वो फर्दर रिड्यूस हो गई थी फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल रिएक्शन। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर हमने कह दिया, तो ये वाले टर्म दोनों जो है ना यूनिटी हो जाएंगे बेसिकली। तो कांस्टेंट प्रेशर इसके लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा और T इज इक्वल टू टी नॉट। तो अपनी इक्वेशन जो वेरिएबल वॉल्यूम निकलेगा V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स से। हम लोगों ने एप्सिलॉन ए को भी डिफाइन किया था। ये वेरिएबल वॉल्यूम मतलब ये फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम बताता है, बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ये है। तो एप्सिलॉन ए को हम लोगों ने डिसाइड कैसे किया था, एप्सिलॉन ए दो तरीके से हमने डिफाइन किया था। वॉल्यूम एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 100% कन्वर्जन हो जाएगा तब वॉल्यूम उसका क्या है, जब वॉल्यूम कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा तब उसका वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाई जब कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा तब वॉल्यूम क्या है। क्योंकि हम लोग मोल्स के टर्म में इसको डील करते हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली मोल के टर्म्स में उसको पढ़ना चाहा था। तो हम लोग इसको बोल रहे थे कि NT जो है, जब x कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, NT जब कोई कन्वर्जन नहीं है मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डिवाइड बाई NT x इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब हम लोग वेरिएशंस देखेंगे कि क्या हमेशा जो है ना ये x की ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग कैलकुलेट पहली बात तो कैसे करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद एप्सिलॉन की वैल्यूज़ जो है ना ये मतलब क्या हमेशा पॉजिटिव होंगी, हमेशा नेगेटिव होंगी। तो बेसिकली हम लोग केसेस देखना चाहते हैं। तो केसेस हमारा हम लोगों ने डेल्टा एन याद है, डेल्टा एन हम लोगों ने फॉर एक्स जो इक्वेशन लिखे थे ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। ये रिएक्शन हमारे पास, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास जहाँ पे डेल्टा एन जो था ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स था माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी। अब क्या हुआ, जब डेल्टा एन हम लोगों ने तीन कंडीशन देखे थे, डेल्टा एन क्या हो सकता है, डेल्टा एन एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, डेल्टा एन कैन बी पॉजिटिव, यहाँ की कैलकुलेशन से डेल्टा एन कैन बी नेगेटिव नंबर और डेल्टा एन कैन बी 0। तीन कंडीशंस थी। जब डेल्टा एन 0 हो जाएगा, बेसिकली डेल्टा एन जब 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन 0 हो गया तो आपका ये रिएक्शन सिस्टम जो कैसा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन पॉजिटिव के लिए बात करेंगे, पॉजिटिव के लिए इसका मतलब क्या होगा, C प्लस डी इज ग्रेटर देन A प्लस बी। तो C प्लस डी इज ग्रेटर देन A प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के होंगे ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा होगा, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये कहिए कि जो फाइनल मोल्स बनेंगे वो रिएक्टेंट इनिशियल मोल से ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में जब ये ज़्यादा होंगे तो आपका ये V कैसे आएगा, जो एप्सिलॉन कैसे आएगा, एप्सिलॉन जो है ना पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। बेसिकली एप्सिलॉन कहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एप्सिलॉन को डिफाइन किया था आपका डेल्टा ए इंटू वाई ए इजकल टू, ये एप्सिलॉन था। अब वाई ए तो क्या है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्रेशर का रेशियो था पार्शियल मोल्स एन ए नॉट डिवाइड बाई यहाँ पे वाई ए जो था वाई ए नॉट डेल्टा ए नॉट इज इक्वल टू आपका था ये एन ए नॉट बाई क्या था, पी नॉट था, इनिशियल एन टी नॉट था आपका, एन टी नॉट
सॉरी Na नॉट अपॉन Nt नॉट। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन था और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जो दूसरा क्या था डेल्टा ए नॉट बेसिकली क्या था आपका डेल्टा एन डिवाइडेड बाई ए था। डेल्टा एन का मतलब क्या हुआ आपका बेसिकली सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो अब यहाँ पे सी प्लस डी, इसका मतलब सी प्लस डी इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ए नॉट जो होगा डेल्टा ए नॉट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब डेल्टा ए नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो क्या हुआ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस केस में मतलब जो एप्सिलॉन होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा ज़ीरो से बड़ा होगा। तो जो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट निकालते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स है। ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये पूरा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो v बराबर वी नॉट 1 प्लस पॉजिटिव कोई एक नंबर है। अब 1 में से कुछ ऐड करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में v जो है ग्रेटर देन आ जाएगा v नॉट। मतलब v नॉट में कुछ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपको v निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा v इज़ ग्रेटर देन v। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या फाइनल मोल्स कहिए, आप बेसिकली ये कहिए कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है प्रोडक्ट के ज़्यादा है उनका समेशन रिएक्टेंट से, तो उस केस में वॉल्यूम हमेशा जो है ना रिएक्शन सिस्टम का इंक्रीज करेगा। और यही केस अगर दूसरा केस 2 की बात हम लोग कर लें, केस 1 था ये आपका जब डेल्टा एन पॉजिटिव था। केस 2 की बात करें, केस 2 डेल्टा एन नेगेटिव। डेल्टा एन नेगेटिव इसका मतलब यहाँ से देखिए डेल्टा एन नेगेटिव ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि डेल्टा ए नॉट नेगेटिव होगा। डेल्टा ए नॉट नेगेटिव होगा तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि आपका जो एप्सिलॉन है होगा वो नेगेटिव होगा। एप्सिलॉन नेगेटिव का मतलब अब हम लोग वॉल्यूम नया वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स से होता है। एप्सिलॉन ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये जो फ्रैक्शनल चेंज है कन्वर्जन है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव क्वांटिटी आएगा और जब आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से कम हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे वी नॉट से, तो ये बेसिकली v जो होगा इस केस में वी नॉट से कम आएगा। तो v इज़ लेस देन वी नॉट। ये कब है जब डेल्टा n इज़ लेस देन ज़ीरो है, मतलब जब डेल्टा n नेगेटिव होगा, जो नंबर ऑफ चेंज इन द मोल है वो नेगेटिव होंगे। भाई नंबर ऑफ चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, चेंज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। भाई नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बन रहे होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा चेंज, अगर नंबर ऑफ मोल्स कम फॉर्म हो रहे होंगे तो नेगेटिव आ जाएगा चेंज। तो 2 कंडीशंस ये हो गई थी। तीसरी n की जब डेल्टा n चेंज मोल्स चेंज हो ही नहीं रहे होंगे तो फिर वो वेरिएबल वॉल्यूम होगा नहीं। वेरिएबल मतलब वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है मतलब वॉल्यूम या तो कम हो रहा होगा या तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब डेल्टा n पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जो नया वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। और दूसरे केस में वॉल्यूम जो है अगर कम आ रहा है नया वॉल्यूम, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जा रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन देखते हैं कि एप्सिलॉन हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। पढ़ लिया इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोलिए, एप्सिलॉन बोल दीजिए। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए फॉर गैसियस फेज, फॉर गैस फेज आइसोथर्मल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोथर्मल कंडीशन है, ए गिव्स टू 3R। ये कुछ इस तरह आपको दिया जाएगा कि एक कोई रिएक्शन है, किस फेज़ में है, गैस फेज़ में है और आइसोथर्मल कंडीशन है और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही। तो इसको पहली बात हमें देखना है कि वेरिएबल वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वेरिएबल वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा n देखते हैं। तो डेल्टा n हम यहाँ पे क्या है, डेल्टा n इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रोडक्ट के मोल्स 3 - 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये एग्जाम्पल है वेरिएबल वॉल्यूम का। वेरिएबल वॉल्यूम
रिएक्शन सिस्टम है। यहाँ से तो आइडिया लग गया कि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे। तो एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिस मान लेते हैं, एक्चुअली दिया नहीं रहेगा लेकिन आप कुछ भी मानोगे, मतलब बेसिस आपको एक मानना पड़ेगा, वो सेम आएगा, आपका जो एप्सिलॉन की कैलकुलेशन होगी वो रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग बेसिस मान लेते हैं। बेसिस क्या है कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ reactant A was present, reactant A। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 मोल्स हैं। ये हम लोग अभी देखेंगे कि अगर हम कोई दूसरा बेसिस कोई दूसरा मान रहा है तो वो भी सही आएगा। तो जैसे 1 मोल्स था तो एप्सिलॉन, अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एप्सिलॉन बराबर होगा, एप्सिलॉन ए कह दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स एट जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ मोल्स जब कन्वर्जन नहीं होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जब कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन। अब देखिए कि 1 मोल्स थे यहाँ पे, 1 मोल से कितने प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हो रहे हैं, 3 मोल फॉर्म हो रहे हैं। तो कंप्लीट जब कन्वर्जन हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट कंप्लीट कन्वर्जन, कंप्लीट कन्वर्जन जब मतलब 100% कन्वर्जन हो जाएगा तब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, NT एट x इक्वल टू 1 कितना आ जा रहा है आपका, 1 मोल से 3 मोल हो जाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएंगे। अब हम लोग एप्सिलॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एप्सिलॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन क्या होता है, NT एट x इज इक्वल टू 1 माइनस NT एट x इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, फाइनल कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, NT एट x इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखिए जब कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जा रहे हैं, 3, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 2 आ गए। अब ये कहेंगे सर मैं तो 1 मोल्स इनिशियली नहीं लूँगा, बेसिस कह रहा हूँ कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो बेसिस चेंज कर दे, ठीक है भाई आप बेसिस चेंज कर दीजिए। बेसिस क्या कर दीजिए, 100 मोल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए इनिशियली, रिएक्टेंट ए इनिशियली, ठीक है आप चेंज कर दीजिए, कोई इशू नहीं इसमें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली आप क्या कह रहे हो, NT एट इनिशियल कंडीशन में आप बोल रहे हो 10। अब रिएक्शन देखिए, यहाँ से रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो रही थी, रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, A2 gives to 3R हो रहा था। तो जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तो कितने, 1 मोल से 3 मोल बन रहे थे, तो जब हम लोगों ने 10 मोल लिया है तो जब कंप्लीट कन्वर्जन पे NT जब कंप्लीट कन्वर्जन होगा तो कितना मोल हो जाएंगे, NT जब कंप्लीट कन्वर्जन पे ये 1 मोल से 3 मोल बन रहे थे तो 10 मोल है तो कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स उसका, तो 30 मोल्स हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन जो है ना इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, NT मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइनली माइनस नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स इनिशियली माइनस नंबर ऑफ टोटल मोल्स इनिशियली। तो बेसिकली 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए आप बेसिस कुछ भी मानिए तो आपकी वैल्यूज़ जो है ना हमेशा सेम आएंगी। तो बेसिस मानने से जो है ना वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, बेसिस आप कुछ भी मानेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू सेम आएगी। ये पहला केस था। अब यही केस अगर हम लोग दूसरी तरीके से करें कि रिएक्शन हो रही थी, मान लीजिए रिएक्शन यही थी, अब कंडीशन केस 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे केस की। अब रिएक्शन सेम हो रही है, A2 एक रिएक्शन है आपका 3R प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो कंडीशन में वो लगा दे रहा है कि आपका 50% जो है इनिशियली 50% inert was present in the reaction mixture, inert was present
अब उसने कंडीशन लगा दी कि आप हमें जो कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करना है हमें एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ये एप्सिलॉन जो होता है रिएक्टेंट के टर्म में ही डिफाइन करते हैं हमेशा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो डिफाइन कर सकते हैं हम किसी के भी टर्म में, लेकिन बेसिकली हम कोशिश करें कि रिएक्टेंट टर्म के टर्म में डिफाइन करें। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब क्या है NT0, अब फिर हमें बेसिस मानना पड़ेगा। तो बेसिस जो है, बेसिस अब क्या है, बेसिस हम लोग कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा बेसिस इस तरह मानते हैं कि क्योंकि इनिशियली जब नंबर ऑफ मोल्स हमें जो कैलकुलेट करने होते हैं वो फ्रैक्शन में ना आए। तो हम लोग क्योंकि इसमें 50% इनर्ट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें 50% इनर्ट होगी, बाकी 50% ये होगा। तो हम लोग इनिशियली बेसिस 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 10 भी मान करके देखेंगे। बेसिस क्या कर रहे हैं, इनिशियली 2 मोल्स ऑफ फीड, 2 मोल्स ऑफ फीड। अब देखिए, अब यहाँ पे रिएक्टेंट हमने नहीं कहा क्योंकि फीड एक पूरी आ रही ना, एक फीड आ रही, उसमें 50% इनर्ट था। तो 2 मोल फीड थी, तो इनर्ट कितना हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा 50% ऑफ 2 मोल, 50/100 इंटू 2, तो 1 मोल आपका इनर्ट हो गया, मोल इनर्ट। और रिएक्टेंट ए कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट ए कितना हो जाएगा, वो भी 50% है, 50/100 इंटू 2, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है। एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो NT नंबर ऑफ मोल्स, जब कुछ कन्वर्जन नहीं है तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो टोटल होता है। तो टोटल कितने मोल्स हमने माने हैं, 2 मोल्स माने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल। 1 नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन हो रही है कि कैसे हो रही है, A2 गिव्स टू 3R हो रहा है। तो 1 मोल अगर रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि इनर्ट जो है ना वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होगा, इनर्ट तो कंज्यूम होता नहीं। तो इनर्ट जो है अगर 1 मोल इसके हैं तो इसके कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, 3 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट में ये आपका रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट के कितने मोल आए, NT एट जब कंप्लीट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ये 3 मोल्स आ गए। ये किसके आए, 3 मोल्स प्रोडक्ट के आए, आपके 3 मोल्स प्रोडक्ट के आए। प्लस क्या है, जो आपका 1 मोल क्या था, इनर्ट था, वो भी प्रेजेंट रहेगा ना, रिएक्शन सिस्टम से तो कहीं चला नहीं जाएगा, तो वो भी प्रेजेंट रहेगा। तो 1 मोल ऑफ क्या है, इनर्ट। तो NT पे हम निकालेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, टोटल 4 मोल्स हो जाएंगे। 4 मोल्स कैसे हुए समझ में आया, कि क्योंकि जब 1 मोल्स हमने लिया था आपका रिएक्टेंट का, तो 1 मोल रिएक्टेंट का था, तो वहाँ पे 1 मोल से 3 मोल बन रहे थे, तो फाइनली 3 मोल तो आपके प्रोडक्ट के फॉर्म हो गए, 3 मोल जो करस्पॉन्ड कर रहा है प्रोडक्ट का, R का। लेकिन जो इनर्ट था वो रिएक्शन में रिएक्ट तो किया नहीं उसने, वो भी प्रेजेंट होगा। तो फाइनली जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ऐड होगा ना, तो वहाँ पे 1 मोल्स उसका भी ऐड किया हमने इनर्ट का, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 हो गए। तो इस केस में जो एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, फाइनल मोल का मतलब जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, माइनस इनिशियल मोल जब कोई कन्वर्जन ना हो, माइनस इनिशियल मोल जब कोई कन्वर्जन ना हो। तो फाइनल पे कितने मोल्स आए आपके, 4 मोल्स, माइनस इनिशियली जब कोई कन्वर्जन नहीं था, तो टोटल कितने मोल्स थे, 2, एक रिएक्टेंट का था, एक इनर्ट का था, अपॉन 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो अपना आया कैलकुलेट होके वो 1 आया। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपको क्या दिया हुआ और जब आपको मतलब रिएक्टेंट है और क्या है आपका, रिएक्टेंट के बाद क्या हो कि इनर्ट भी अगर उसमें प्रेजेंट हों, तब भी इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर बेसिस हम चेंज कर देंगे, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जस्ट इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग देख ले रहे हैं कि बेसिस जब चेंज कर रहे हैं, तो जैसे है आपका A गिव्स टू 3R है, हमने कह दिया कि 100 मोल्स फीड ले रहे हैं, 100 मोल्स क्या ले रहे हैं, फीड ले रहे हैं। तो 100 मोल में 50 मोल क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, A हो जाएगा, और 50 मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, इनर्ट हो जाएंगी। तो इनिशियल मोल्स कितने हो गए, 100। तो NT
x0 बराबर कितना हो गया 100। अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिएक्शन क्या हो रही है, A2 गिव्स टू 3R हो रही है। तो अगर इसका कितना मोल्स है, 1 मोल से 3 मोल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे मोल्स कितने हैं 50 मोल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 मोल्स। तो NT एट x इज इक्वल टू 1 पे कंप्लीट कन्वर्जन में 150 मोल्स तो इसका आएगा प्रोडक्ट का लेकिन इनर्ट तो कंज्यूम नहीं हुई ना, इनर्ट भी प्रेजेंट है, तो 50 मोल्स उसका आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 200 मोल्स। तो हम लोग इस वक्त जाई कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट कन्वर्जन पे नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1। तो आप बेसिस कुछ भी लेंगे आपका हमेशा जो है ना ये सेम आएगा एप्सिलॉन जो है। तो बेसिस पे नहीं कंफ्यूज होना है कि किसी ने बेसिस कुछ ले लिया और किसी ने हम बेसिस क्या लेंगे। अब ये कि आप बेसिस किस तरह ले रहे हो वो आपके लिए इजी होगा। अगर यहीं 1 मोल्स आप ले लेते टोटल फीड का तो 0.5 मोल ये होता, 0.5 मोल ये होता, तो इसका 1.5 मोल थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो है ना आपको डिफ़िकल्टी सी महसूस होगी। तो इसलिए जो है ना हम लोग बेसिस ऐसा लेंगे कि जो थोड़ा सा इजी हो हमारे लिए। एक केस और फाइनली देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। एक केस और देख लेते हैं कि वहाँ पे 50% ना हो, मतलब एक कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हम लोग जस्ट यही वाली रिएक्शन लेंगे। केस 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इसमें बेसिस मानना जो है ना एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी नहीं मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे बेसिस आप इजीली मानोगे, जैसे बेसिस अच्छा मानोगे तो इसलिए कैलकुलेशन आपकी कम होगी। तो A गिव्स टू 3R ही एक मान लीजिए गैसेस फेज रिएक्शन है। अब आप क्या कह रहे हो कि इसमें जो इनिशियली फीड में है, फीड में कह रहे हैं कि हम 40% आपका इनर्ट है, 60% आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब A है। तो अब हम लोग अब कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करिए कि आपका बेसिकली क्या है उतना, ये एप्सिलॉन का क्या है। तो हम लोग बेसिस फिर हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बेसिस जो है आप कोई 10 भी मान सकता है, कोई बेसिस कोई 1 भी मान सकता है। तो बेसिस हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 मोल ऑफ क्या फीड की बात बेसिस मानेंगे। तो मोल्स ऑफ इनर्ट कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ इनर्ट तो परसेंटेज में है तो 40 डिवाइड बाई 100 ये नंबर में होगा, इंटू इनिशियली टोटल फीड कितनी थी तो 100, तो इसके कितने मोल्स हो गए 40 मोल्स। इसी तरह हम लोग किसकी बात करेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, तो वो कितना है 60% है, तो 60/100 इंटू 100 तो इक्वल टू कितना हो गया 60 मोल्स हो गया। बेसिकली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप 100 मोल मानते हैं तो 40 मोल ये हो जाता, 60 मोल ये हो जाता। अब देखिए अब रिएक्शन हो रही है तो NT एट x इक्वल टू 0 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। NT एट x इक्वल टू 0 कितना माना, 100 मोल्स हमारा है, 100 मोल्स हैं फीड के। अब क्या है कि हमें अब दिखाना है कि जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा तो कितने मोल्स होंगे। तो रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ देखने। अब यहाँ पे A के कितने मोल्स हैं, ये देखिए A के 1 मोल से यहाँ पे 3 मोल बनते हैं, तो A के अपने बेसिकली मोल्स कितने हैं 60 मोल्स हैं। तो यहाँ तो 60 मोल्स है, तो यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे 3 इंटू 60, तो 180 मोल बेसिकली हो जाएंगे। तो 180 मोल्स हो जा रहे हैं आपका प्रोडक्ट का। तो जो हम लोग निकालेंगे फाइनल मोल जब कंप्लीट कन्वर्जन पे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 180 मोल्स। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपके प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन रिएक्टेंट भी अवेलेबल है इसमें, तो प्लस 40 मोल्स ये ड्यू टू प्रोडक्ट है, ड्यू टू इनर्ट। किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि A के मोल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि A के मोल इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि जो है आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट कन्वर्जन हो जा रहा है उसका, एट x इक्वल टू 1 का मतलब 100% कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट बच नहीं रहा है। तो बेसिकली इसको ऐड करेंगे तो क्या रहा है 220 220। तो अब हम लोग एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन एट NT जब कंप्लीट कन्वर्जन माइनस NT इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली क्या हो गया ये 220 माइनस x इक्वल टू 0 पे आप कितने 100 मोल्स थे डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, तो 1.2
तो जो एप्सिलॉन हो सकता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर नंबर ही आए, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने केसेस ए टू गिव्स टू 3 यार हमने देखा है ना, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। यही केस जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बेसिकली क्या आ जाएगी, ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ना नेगेटिव में भी आ सकती है, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इस बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो डिफरेंट टर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसके डिफरेंट टर्म्स में हम कंसंट्रेशन की बात करना चाह रहे हैं, मोल्स और फ्रैक्शन की बात करना चाह रहे हैं, ये फ्रैक्शनल कन्वर्जन की बात करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है किसी भी रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो हम यहाँ पे बात किसके लिए कर रहे हैं, वेरिएबल वॉल्यूम होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल वॉल्यूम होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करें, रिएक्शन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल, जैसे कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो Na होता है वो क्या होता है, हमेशा Na0 1 माइनस XA होता है। बेसिकली जो कन्वर्जन हम लोग डिफाइन करते हैं मोल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, XA इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस Na डिवाइड बाई Na0 होता है। ये चाहे वेरिएबल वॉल्यूम हो चाहे आपका फिक्स वॉल्यूम हो, ये सभी के लिए हमेशा जो कन्वर्जन डिफाइन होता है ऐसे ही होता है 1 माइनस, मतलब बेसिकली इनिशियल मोल्स कन्वर्टेड Na0, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Na0 माइनस Na डिवाइडेड बाई Na। तो जो कन्वर्जन डिफाइंड होता है हमेशा वो होता है मोल्स कन्वर्टेड का मतलब इनिशियल मोल माइनस फाइनल मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। तो 1 माइनस Na0 लिख सकते हैं इसको, या उसको इस तरह भी ले सकते हैं Na इक्वल टू Na0 1 माइनस XA। अब हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है हमेशा जो डिफाइन करते हैं मोल्स पर लीटर में डिफाइन करते हैं, मोल्स पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल सिस्टम है, तो CA बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, CA किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन करना चाहते हैं Na डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये वैलिड कब है, ये चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं, ये ऐसा हम लोग कभी हमेशा लिखते हैं CA इक्वल टू Na बाई V, ये हमें मालूम होना चाहिए कि कब वैल्यू वैलिड है। तो ये वैलिड दो कंडीशंस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए हमेशा वैलिड होता है, आइडियल गैस है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो कंडीशन है तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब लोग CA कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने Na0 कैलकुलेट कर लिया। अब CA जो है यहाँ एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखी हुई थी, CA बराबर क्या हो जाएगा, Na तो हमेशा क्या होता है Na0 1 माइनस XA होगा, Na0 1 माइनस XA अपॉन V क्या है, V क्योंकि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो V इक्वल टू V0 1 प्लस एप्सिलॉन A XA हम लोग लिखते हैं, एप्सिलॉन A XA, तो V की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे, V इक्वल टू V0 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। अब देखिए Na0 बाई V क्या होगा, Na0 बाई V0, तो ये क्या हो जाता है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो CA0 हो जाता है। तो CA इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA0 1 माइनस XA डिवाइडेड बाई V0, तो इसमें वो यूज़ हो गया 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। ये हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इक्वेशन नंबर आपका है ये 1। यहाँ से हम लोगों ने CA जो है किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम के लिए। तो अपने पास ये वाला टर्म जो है ना एक्स्ट्रा आ रहा था, पहले जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे CA बराबर क्या आ रहा था, CA इक्वल टू CA0 1 माइनस XA आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ कि 1 प्लस एप्सिलॉन A XA आया, नीचे डिवाइड में तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया। और यही अगर हम लोग किसके टर्म में कैलकुलेट करना चाहें, कन्वर्जन भी टर्म में इंपॉर्टेंट है, तो इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, तो इन टर्म्स ऑफ आपका जो है क्या XA, तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, CA प्लस CA XA एप्सिलॉन A इज इक्वल टू
सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए। तो एक्स ए के टर्म को हम लोग एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, तो सी ए नॉट एक्स ए प्लस सी ए एक्स ए एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए। अब यहाँ से हम लोग एक्स से कॉमन ले लेंगे, एक्स से कॉमन लिया हम लोगों ने, तो क्या बचा सी ए नॉट प्लस एप्सिलॉन ए सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए। तो एक्स ए कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करेंगे, सी ए नॉट माइनस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए नॉट प्लस एप्सिलॉन ए सी ए। हम लोग यहाँ से सी ए नॉट कॉमन ले लेंगे, सी ए नॉट कॉमन ले लेंगे दोनों जगह। तो सी ए नॉट कॉमन लिया तो हमने क्या बचा, 1 माइनस सी ए बाई सी ए नॉट डिवाइडेड बाई सी ए नॉट कॉमन लिया तो 1 प्लस एप्सिलॉन ए सी ए बाई सी ए नॉट। तो बेसिकली जो अपना एक्स से आ गया, एक्स से आ गया सी ए नॉट से सी ए नॉट कट जाएगा। एक्स से जो हम लोग का आया यहाँ पे 1 माइनस सी ए बाई सी ए नॉट डिवाइडेड बाई एक 1 प्लस एप्सिलॉन ए सी ए बाई सी ए नॉट। ये किसके टर्म में है, जब हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में, मोल्स के टर्म में तो हमेशा सेम ही होगा। कंसंट्रेशन के टर्म में जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वहाँ से एक्स से ये आया। और एक्चुअली बेसिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 बाई वी डी एन ए ओवर डी टी होता है, डी एन ए ओवर डी टी। यहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नॉट एक्स ए। एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से डी एन ए कितना हो जाएगा, माइनस एन ए नॉट डी एक्स ए। यहाँ से तो वॉल्यूम हम लोग माइनस आर ए अब रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो 1 बाई वी और यहाँ पे क्या हुआ माइनस एन ए नॉट डी एक्स ए ओवर डी टी डी एक्स ए। तो हमारा माइनस आर ए इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इजकल टू एन ए नॉट बाई वी, यहाँ प्लस हो जाएगा इसलिए बेसिकली यहाँ माइनस था। तो आर ए माइनस आर ए इजकल टू एन ए नॉट बाई वी डी एक्स ए ओवर डी टी। अब हम v क्योंकि वेरिएबल वॉल्यूम है तो v को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। v को रिप्लेस क्या कर सकते हैं, v इजकल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो माइनस आर ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका एन ए नॉट डिवाइड बाई वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, और ये क्या हुआ डी एक्स ए ओवर डी टी। अब देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है यहाँ पे एन ए नॉट बाई वी नॉट, एन ए नॉट बाई वी नॉट को हम लोग क्या सकते हैं सी ए नॉट। तो माइनस आर ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सी ए नॉट डी एक्स ए ओवर डी टी, और ये इधर आपका जो कांस्टेंट टर्म है 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो बेसिकली इसको और थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो सी ए नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी टी। ये जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे किसके टर्म में लिखेंगे, जब हम लोग लिख रहे हैं आपके इसमें कन्वर्जन के टर्म में। अगर यही कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना हो, कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन के भी टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग कन्वर्जन के टर्म में ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कन्वर्जन के टर्म में लिख लिया है। अब तो बेसिकली एक बार हम लोग रिवाइज देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं, तो क्या क्या हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी पढ़ा। तो आज हम लोगों ने कैलकुलेट करना देखा, कैलकुलेट करना सीखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कैलकुलेट करना सीखा, तो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ निकालना सीखी। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर ये रिप्रेजेंट करना सीखा, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ़ मोल है तो नंबर ऑफ़ मोल सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए ये था। तो बेसिकली अगर हम लोग कन्वर्जन एक्स से डिफाइन करना चाह रहे थे तो एक्स ए इक्वल टू क्या था 1 माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए नॉट। लेकिन जब कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो कंसंट्रेशन जो है ना वो चेंज हो गई थी। तो कंसंट्रेशन अगर हम लोग लिखना चाह रहे थे कंसंट्रेशन, तो सी ए बराबर क्या हो गया था आपका एन ए बाई वी होता था, तो एन ए हम लोग चेंज कर दिए, तो एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए आया था यहाँ पे डिवाइडेड बाई वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो इसको फर्दर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो यहाँ से क्या था सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। ये टर्म इसमें एक्स्ट्रा आ रहा था। अब इसी को कन्वर्जन को हम लोग अगर किसके टर्म में डिफाइन करना चाह रहे थे, कन्वर्जन को हम लोग जो है अगर
एक्स ए के टर्म में सी ए के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे थे, तो क्या आया था 1 माइनस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए नॉट आया था, प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन ए सी ए बाई सी ए नॉट। ये अगर हम लोग कन्वर्जन, हमें कंसंट्रेशंस मालूम है और उस टर्म में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये आया था। फिर हम लोग नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना किसके टर्म में आया था, रेट ऑफ रिएक्शन आया था बेसिकली माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या आया था आपका सी ए नॉट डी एक्स ए ओवर डी टी, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, इस फॉर्म में आया था।